यहाँ लिखा है मियोसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये गैमेट फॉर्मेशन में काम आता है। जो आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्रोमोसोम की रिडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। कई बार इसको देखना आप स्पोर फॉर्मेशन के लिए, प्लांट इसको स्पोर फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जब प्लांट स्पोर बनाते हैं तो वहाँ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें खास बात, सबसे खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसकी यही होती है इस तरह के डिवीजन की, कि इसमें आपका जो एक सेल होती है वो आपकी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाती है। अगर आप ये समझ सकते हो वो डिप्लॉयड क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम की नंबर होती है पेयर में, और पेयर से क्रोमोसोम की नंबर हो जाती है आधी, हाफ, मतलब एक सेट। तो अगर हमें किसी कहीं मियोसिस हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाएगी। और एक और ख़ास बात है कि ये जिन सेल्स में होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, कभी भी हैप्लॉयड नहीं होती। डिप्लॉयड सेल डिवीजन के बाद आपकी हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या क्या है, कि चीज़ को, प्रोसेस को देखते हैं ध्यान से। इसके बाद एक और बात आप सुन लीजिए, जो आपने पीछे पढ़ा था G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वो वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। तो अभी हम बस जस्ट M फेज को बदल के मियोसिस पढ़ रहे हैं। पहले हमने M फेज माइटोसिस पढ़ा था, अभी हम M फेज को मियोसिस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेट में जो होता है भाई, उसमें क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। आपको ध्यान रखना है गैमेट चाहे वो आपका किसी हैप्लॉइड प्लांट का हो या फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे वो डिप्लॉइड का हो, उसमें हमेशा आपके जो क्रोमोसोम की नंबर होगी वो आधी होगी। लिखा है गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स, उनको हम मियोसाइट्स कहते हैं, जिनमें मियोसिस होती है। एंड दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो यहाँ क्या होता है, एक सेल आपकी डिवाइड करती है। सपोज करो ये कोई सेल है जो कि 2n थी, इसमें आपके डिवीजन होंगे और इससे 2 सेल बनेंगी पहले, जो कि हैप्लॉइड होंगी, ध्यान रखना ये। उसके बाद फिर से डिवीजन होंगे एक सेल में, और फिर फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल हमारे पास होंगी। एक सेल से डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। कैसे कैसे क्या क्या होता है हम आगे समझने वाले हैं। यहाँ आप एक चीज़ समझ लीजिए अभी के लिए, कि जैसे पहले वाली सेल जो है ना, डिप्लॉइड वाली जो सेल है, इसकी खास बात है कि इसके अंदर क्रोमोसोम है। सपोज करो इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं ऐसे, और हर एक पेयर, क्योंकि आपको पता है हर एक क्रोमोसोम ने अपना डीएनए कॉपी कर लिया है, तो अब वो ऐसे दिख रहा होता है डिप्लॉयड होने के बाद, सॉरी डीएनए कॉपी करने के बाद। हर एक क्रोमोसोम के पास अपना खुद का उसका एक क्रोमेटिड होता है, जैसे अपने माइटोसिस में देखा था। तो पेयर वाले क्रोमोसोम जो होते हैं, पहली बार जब मियोसिस 1 होती है तो उसके बाद वो मियोसिस 1 के बाद ऐसे आधे हो जाते हैं इस तरह से, मतलब सेट आप उसका कम हो जाता है। लेकिन इसकी मियोसिस 2 की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि ये जो सेट में आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब जो क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं, दे विल सेग्रीगेट अगेन लाइक दिस, उनको सेपरेट होना पड़ता है। तो देखो ध्यान रखना, मियोसिस 1 के बाद ही क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है, परंतु हर एक क्रोमोसोम के अंदर उसका अपना क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे दोबारा से फिर से मियोसिस 2 करके उस क्रोमेटिड को माइटोसिस की तरह सेपरेट करना होता है, जिस तरह हमने माइटोसिस में सेपरेट किया था। तो यहाँ यही वजह होती है कि एक सेल डिवाइड करती है, उससे 4 सेल बन जाती हैं, और चारों की चारों सेल हैप्लॉइड होती हैं। ध्यान रखना है हैप्लॉइड वो मियोसिस 1 के बाद भी हो जाती है, परंतु प्रॉब्लम ये रहती है कि क्रोमोसोम के पास जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए मियोसिस 2 होती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। लिखा दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ result in the production of the haploid daughter cells. This kind of division is called the meiosis, and meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle. तो meiosis जो है वो haploid phase होती है लाइफ साइकिल, मतलब meiosis के बाद जो है वो जो भी फेज लाइफ साइकिल होगी उसे अपने haploid phase कहते हैं, और वही आपकी प्लांट के केस में गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। अगर आप प्लांट के केस में हैप्लॉइड जनरेशन की बात करोगे तो वो गैमेटोफाइट होगी। लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, वापस से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एन और एन मिलकर के 2n बन जाता है जाइगोट। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमने देखा है प्लांट के दौरान जब स्पोर बनता है, मियोसिस होती है स्पोर फॉर्मेशन में, और एनिमल में गैमेट बनने के दौरान आपकी क्या होती है, मियोसिस होती है। एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। तो यार ये कुछ पॉइंट है जो मियोसिस के दौरान होने वाले हैं, जैसे कि मियोसिस इन्वॉल्व 2 सिक्वेंशियल साइकिल, जो हमने जाना अभी 2 साइकिल चलेंगी, जिसमें से एक मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगी।
बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है कि ये जो है आपकी जो सेल है डीएनए रेप्लिकेशन ये एस फेज में करके आ चुकी है, उसके बाद ये एम फेज में है। अब एम फेज में इसमें क्या होगा, डिवीजन हो रहा है। मियोसिस 2 दूसरी बार क्यों हुई है, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमेटिड होंगे, क्रोमेटिड को सेपरेट करने के लिए मियोसिस 2 होती है। फिर लिखा है मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। ध्यान से पढ़ो, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। तो मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हो जाती है किसके बाद, जब आपके क्रोमोसोम अपना डीएनए कॉपी कर चुके होते हैं, यानी G2 फेज के बाद, मतलब एस फेज के बाद G2 आएगी, फिर आपका एम फेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर लिखा है मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम पेयर करेंगे। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम ने पेयर नहीं किया था, क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं हुई थी, जबकि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके अंदर क्या होगा, आपका रिकॉम्बिनेशन होगा क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होगा। फिर लिखा है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के बाद हमने देखा 4 सेल बन जाएंगी जो कि हैप्लॉइड होंगी। और ये कुछ स्टेजेज हैं इसकी जो दी गई हैं, जैसे कि मियोसिस 1 में 4 स्टेजेज होंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में फिर से वैसे होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो अब हम पहले ध्यान से देखना, सबसे बड़ी जो स्टेज है उसकी वो प्रोफेज 1 होगी। मियोसिस 1 की सबसे बड़ी स्टेज होगी प्रोफेज 1। तो पहले अपन प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे अच्छे से, बाकी मेटाफेज और एनाफेज सब कुछ आसान है, प्रोफेज में थोड़ी सी दिक्कत है, वही इंपॉर्टेंस है पर समझने वाली। तो चलिए उसको देखते हैं, अगले पेज से शुरू करते हैं। रसोई का गेट बंद कर ले। यहाँ लिखा है प्रोफेज 1। Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of mitosis. It has been further subdivided into the following 5 phases. ये 5 सब phases में divided होती है आपकी प्रोफेज 1। ये बड़ी स्टेज है, इसके अंदर 5 सब phases होते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी सब phases के अंदर ऐसा नहीं होता कि लाइन खिंची होगी, मतलब ये इतने टाइम तक ये चलेगी उसके बाद ये चलेगी। ये सब कॉन्टीन्यूस मैनर में चलती रहती है लगातार, ठीक है। सब मार्क होती हैं, मतलब हम अंदाजन ये बताते हैं कि अब ये ख़त्म हो गया उसके बाद ये शुरू हो जाएगी। तो ये आपको पहले ये लाइन से आपको लर्न होनी चाहिए कि कौन सी स्टेज के बाद कौन सी आती है। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, लता ज़रा पानी दे दो, लता ज़रा पानी दे दो, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर सबसे पहली स्टेज आएगी ड्यूरिंग लेप्टोटीन। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात आपको जो पता ही है कि भैया प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो चलता रहता है, जैसे कि हमें पीछे माइटोसिस से पता है। आपको पता है प्रोफेज के दौरान जो आपका सेंट्रियोल था, अगर एनिमल सेल की बात करो, प्लांट सेल में तो ऐसा सीन ही नहीं होता। आपको पता है कि सेंट्रियोल जो होगा वो आपका अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल जो होंगे वो आपके पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं। पूरी प्रोफेज के दौरान ये तो चल ही रहा होता है, सेंट्रियोल का मूवमेंट चल रहा होता है पोल की तरफ। और अंदर न्यूक्लियस में क्या चल रहा होता है ये हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे लेप्टोटीन शुरू हो जाती है मान लो, तो लेप्टोटीन में होगा क्या कि जो क्रोमोसोम्स आपके होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स आपके कुछ इस तरह से आकर के यहाँ मान लीजिए सेल की जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके पास इस तरह से कुछ लगे होते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, जैसे बुके दिखता है ना, तो बुके लाइक स्टेज यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है ना, और विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम यहाँ पर। आपको ध्यान रखना होगा क्रोमोसोम्स के अंदर रेप्लिकेटेड डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर रेप्लिकेटेड डीएनए प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अभी भी डीएनए प्रेजेंट है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हर एक क्रोमोसोम के पास उसके क्रोमेटिड हैं बट यू कांट सी, तुम दिखेंगे नहीं वो अभी। तो ये लेप्टोटीन चल रही है शुरू में। यहाँ लिखा है कि लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू। तो आपको बता दिया मैंने, पूरे टाइम कॉम्पैक्शन चलता रहता है, मतलब वो लगातार क्रोमोसोम कंडेंस होते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रोफेज में होते ही हैं और मेटाफेज में जाकर के अच्छे से दिखते हैं थ्रू आउट द लेप्टोटीन। एंड दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। इन्होंने लेप्टोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो बस हम बता रहे हैं लेप्टोटीन के दौरान वही चल रहा है, सेंट्रियोल पोल की तरफ जा रहे होते हैं, क्रोमोसोम मेम्ब्रेन के पास कुछ इस तरह से लगे होते हैं और अभी भी कंडेंस हो रहे होते हैं। इसके बाद जो स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड एज जाइगोटीन। तो जाइगोटीन जो शब्द है, जाइगोस का मतलब जो है टू पेयर विथ, मतलब टू पेयर विथ। तो यहाँ मेन बात क्या होगी, या मेन बात ये होगी इसके अंदर कि आपका जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में केवल दिखाएंगे आपको।
तो न्यूक्लियस के अंदर ये होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। लाइक पहले नंबर वाला पहले नंबर वाले के साथ पेयरिंग कर लेगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे वाले के साथ पेयरिंग कर लेगा, तो ये आपके होमोलोगस पेयर बना लेंगे, लाइक इस तरह से। तो ये मेन बात है। किस दौरान हुई है? ये जाइगोटीन के दौरान हुई। जाइगोटीन मीन्स टू से दैट टू पेयर विथ। अब एक खास बात और बताता हूँ, जब ये पेयरिंग करते हैं ना, तो पेयरिंग के दौरान यार यहाँ पर सेंटर पे इसके कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर, जो इन दोनों क्रोमोसोम्स को बांधे रखता है। दैट इज कॉल्ड ए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसको अपने कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? इसका काम है कि ये जो पेयर में, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आए हैं ना, इन क्रोमोसोम को साथ में बांधे रखेगा। क्योंकि आपको बता देते हैं, पैकेटीन के दौरान अगली स्टेज में जाकर के आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। तो यार ये जब तक इस तरह से जुड़े रहेंगे तभी तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो पाएगा ना। तो इसलिए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ताकि ये हिले डुले ना, मतलब एक ही साथ लगे रहें। और इस अवस्था में जो आप देख रहे हैं सामने, इस टाइम पर आप इसको एक को, मतलब एक पूरे सेट को, एक पेयर को आप बोलते होते हैं बाईवेलेंट। इसका क्या नाम होता है? बाईवेलेंट। तो ये बाईवेलेंट है। फर्दर अगर हम बात करें बाईवेलेंट की, तो अगर बाईवेलेंट के अंदर आपको पता है एक क्रोमोसोम पेयर है, लाइक अगर मान लीजिए पेयर है, तो पेयर के क्रोमेटिड भी होंगे भाई, क्योंकि डीएनए तो रेप्लिकेट हो चुका है, तो भाई इनके क्रोमेटिड भी होते हैं। तो ये आपका एक टेट्राड जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। एक बाईवेलेंट में कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे? 4। ठीक है, एक बाईवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि यार एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, और 2 क्रोमोसोम है तो भैया 4 क्रोमेटिड होंगे। इनमें एक और बात याद रखनी है कि दो एक के ही दोनों होते हैं ना, ये सिस्टर होते हैं, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और दूसरे वाले का आपस में क्या कहलाता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। मतलब 2 के जो हैं आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो हम आगे जब देखेंगे पैकेटीन, तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर में होगा, यानी कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में हो जाएगा आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए पेयर में आए हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस मियोसिस की यही है कि वेरिएशंस लाने के लिए इवोल्यूशनरी फोर्स है एक तरह का ये। इससे क्या होता है कि नई स्पीसीज जो बनी है, धीरे धीरे रिकम्बिनेशन होने से ही जो आपके वेरिएशंस है वो एक्यूमुलेट हुए हैं और फाइनली नई स्पीसीज बन रही हैं। तो वो ये कारण है उसका। तो अपने देखते हैं आगे क्या बताया जाइगोटीन में। जैसे कि इन्होंने कहा कि भैया पेयरिंग हो जाती है, लाइक दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज लाइक कॉल्ड जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर इन दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो सवाल ये है साइनेप्सिस कहाँ होता है? इसको सिंडेसिस भी कहते हैं। साइनेप्सिस आपका जाइगोटीन में होता है ना। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्हें अपने कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called the synaptonemal complex. The question is कि synaptonemal complex कहाँ बनता है? ध्यान रखना है, synaptonemal complex बनता है आपका जाइगोटीन के दौरान। इस टाइम पर आप इसे क्या कहते हो? बाइवेलेंट कहते हो। जैसे कि द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। तो क्वेश्चन ये है बाइवेलेंट कब बनता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भैया बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटिड होते हैं? बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं। एक बाइवेलेंट को अपन टेट्राड भी कह सकते हैं। फिर लिखा है हाउ एवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो यार ये टेट्राड वाली स्ट्रक्चर जो है ये आपको अभी पैकेटीन में जाकर के अच्छे से दिखाई देगी, जाइगोटीन में आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं देती होती है, ठीक है। यहाँ बाइवेलेंट ही दिखता है। एंड हाउ एवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द next stage, and the first 2 stage of prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage. तो यार ये इन 5 स्टेज में जो 5 सब स्टेजेस आपकी हैं, इन 5 सब स्टेजेस के अंदर जो सबसे छोटी जो स्टेज होती है भैया, सबसे बड़ी जो स्टेज होती है वो होती है पैकेटीन। क्योंकि यार पैकेटीन के दौरान आपको पता है क्रॉसिंग ओवर चल रहा होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर लिखा है ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड एट ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। तो देखो पैकेटीन में जाकर के ये ऐसे दिखेंगे जैसे मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। और यहाँ होगा क्या वो मैं आपको शो कर देता हूँ। लाइक मान लीजिए ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड में दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका पेयर वाला है, ठीक है, ये इसका पेयर वाला है और ये इनका सेंट्रोमियर है। सपोज करो ये इनका सेंट्रोमियर है, ये इनका सेंट्रोमियर है,
ठीक है। और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और दोनों पेयर में आ गए हैं, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है मियोसिस के दौरान, मतलब इसके दौरान, पैकेटिन के दौरान, पैकेटिन में ये जो अपने क्रोमोसोम है ना, ये नॉन सिस्टर, ये और इसका वाला ये, तो दोनों में, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, दोनों के क्रोमेटिड दिखाई दे रहे थे, दोनों के जो ये क्रोमेटिड है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब जिस प्लेस पर कॉम्बिनेशन होना होता है उस प्लेस पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। उस नोड्यूल में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं, और ये सेगमेंट का हो जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे हो गया, मान लो ये इधर, सपोज करो ये इधर वाला जो होता है, मतलब ये इधर आ जाएगा, बाद में फाइनली जो आपका रेड वाला है वो नीचे वाले के पास आ जाएगा, इस तरह से, सॉरी आई विल चेंज द कलर नाउ, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगे उनमें आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होगा, देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो काम निपट चुका है, क्योंकि वो बना ही इसलिए था, ये बीच में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पर, वो इसलिए बना हुआ था ताकि कि दोनों क्रोमोसोम साथ में रहे और क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अब उसका काम हो चुका है। तो जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज में होगा ये कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिस प्लेस पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस प्लेस पर आपका क्या होगा, ये यहाँ पर जहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा था, यहाँ पर आपका एक वो बन जाएगा, मतलब उसको अपन कहते हैं क्याज्मा, ठीक है। यहाँ पर क्याज्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसके बाद डिजोल्व होना शुरू हो जाता है अगली स्टेज में, मतलब पैकेटिन के नेक्स्ट स्टेज की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बायोवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, क्लियरली अपीयर एट टेट्राड, एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो यार ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्या बन जाता है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हो जाता है, एंड द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ध्यान रखना यार, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज होता है, और ऐसा नहीं होता सेल यहाँ पर रुक जाएगी, मतलब चलती रहती है, स्टेजेस बदलती रहती है, वो चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। कई तरह के एंजाइम होते हैं, जिनमें से इन्होंने एक एंजाइम के गुणगान यहाँ पर करे हुए हैं, जो कि आपका है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। बाकी यू प्रोटीन, पी प्रोटीन और भी चीज़ें होती हैं, तुम्हें नहीं जानना है। यहाँ लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकेटिन। ये मार्क कर लेना, पैकेटिन के एंड में रिकॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, और एक साइट होती है जहाँ पर वो क्रोमोसोम लिंक रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्याज्मा। मतलब जहाँ वो कनेक्टेड रहते हैं उसे कहते हैं अपने क्याज्मा फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद है डिप्लोटीन, नेक्स्ट जो सब स्टेज है वो डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में क्या होगा, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो भैया देखो हुआ ये है कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो निपट चुका है काम, तो अब उसका डिसोल्यूशन होना एक फायदा की बात है, तो उसका हो जाता है डिसोल्यूशन, वो हो जाता है डिसॉल्व। एट द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम द बायोवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो भैया बीच से वो हो जाते हैं अलग, परंतु उस जगह पर वो जुड़े रहते हैं जहाँ पर हुआ था क्रॉसिंग ओवर, और अपने बताया था मैंने आपको कि उसको अपने कहते हैं क्याज्मेटा। तो भैया वहाँ रह जाता है क्याज्मेटा, मतलब द कनेक्शन बिटवीन द टू, और जो बीच का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वाला मैटर था वो हो जाता है ख़त्म, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऊसाइट में, जो ऊसाइट होता है वर्टिब्रेट्स का, उसमें डिप्लोटीन जो है भैया कई सालों तक रहती है। तो आपको पता है कि आपके जितने भी प्राइमरी ऊसाइट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आपने पढ़ोगे आप 12th क्लास में जा करके कि भाई प्राइमरी ऊसाइट जो हमारा होता है ह्यूमन बीइंग का, वो डिप्लोटीन सब स्टेज में पड़ा रहता है कई साल तक। कई साल क्या, प्यूबर्टी आने तक, जब तक प्यूबर्टी आती है उन सब की मियोसिस जो होती है वो डिप्लोटीन में अरेस्टेड रहती है, ठीक है। फिर लिखा था फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस, द लास्ट वन इज, मतलब 5 में से जो लास्ट है वो आपकी डाइकाइनेसिस है, एंड दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आता है बहुत बार ये वाला, कि भाई ये क्या होता है टर्मिनेशन। इसका मतलब देखो ये होता है, मान लीजिए ये आपके जो थे
ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था मान लीजिए यहाँ पर, तो जो आपका क्याज़मेटा है ना वो बीच में से मतलब थोड़ा इधर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, पोजीशन इसकी बदल जाती है, टर्मिनल एंड पर आ जाता है, तो इसको ही अपने कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्याज़मेटा। ये पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है ड्यूरिंग द स्टेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस। तो मैंने बताया था आपको पूरी, देखो वो प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक फीचर के मतलब प्रोफेज के दौरान आपका जो क्रोमोसोम्स है वो आपके फुल्ली कंडेंस होएंगे, बाद तक जाकर के मेटाफेज में अच्छे से दिखते हैं। वो हो रहा है, लगातार कंडेंसेशन चल रहा था। एंड द म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपके जो सेंट्रियोल हैं वो वहाँ पहुँच चुके थे, लाइक सेंट्रियोल अगर पोल पर पहुँच चुके होंगे और उनसे स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका होगा। अब जैसे ही आपको पता है प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह टूटेगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने से क्रोमोसोम जो होंगे वो आपके बाहर निकल आएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, तो फिर वो आपको पता है स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। तो इसका मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई स्पिंडल फाइबर एकदम से बनेंगे, ऐसा तो होने का नहीं। तो स्पिंडल फाइबर आपके, जैसे मैंने माइटोसिस के दौरान बताया था, वहाँ भी बन गए थे पहले ही, मतलब प्रोफेज के दौरान बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल अपरेटस है, वो बनना शुरू हो जाता है, उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी सेल जाएगी मेटाफेज में। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर असेंबल हो चुका है, ठीक है, इन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट अब होंगे। बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, वही सब होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाएगी, है ना, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में तुम्हारे क्रोमोसोम निकल के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ अब आपकी प्री मेटाफेज लाइक स्ट्रक्चर एक स्टेज होती है, उसके बाद आपकी मेटाफेज आती है, वो भी 1 मेटाफेज। मेटाफेज 1 में क्या होएगा, देखो हमने माइटोसिस के दौरान देखा था कि भाई आपकी जो क्रोमोसोम थे वो आपके उससे जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर से पहले जुड़ते हैं, फिर वो सेल के बीच में आते हैं। यहाँ भी वही होगा, पहले जुड़ेंगे फिर सेल के बीच में आएंगे। लाइक मान लीजिए ये आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पर, इस तरह से मान लीजिए ये था, तो पहले इस पे क्रोमोसोम जुड़ते हैं यहाँ पर और फिर वो सेंटर पे आते हैं। अभी भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट पर वो अभी भी जुड़े रहेंगे। आपको ये बात दिमाग में रखनी है, क्याज़मेटा अभी नहीं हटा है, प्लीज़ ध्यान रखना, क्याज़मेटा हटा नहीं है, क्याज़मेटा अभी भी बना हुआ है। ठीक है, क्याज़मेटा नहीं हटा हुआ, पॉइंट ऑफ जंक्शन पॉइंट बना हुआ होता है अभी भी, भले ही क्रोमोसोम जो है वो इसके सेंटर पे आकर के लग जाएं सेल के। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से बन जाते हैं और ये मेटाफेज में ऐसी कुछ कंडीशन फॉर्म हो जाती है जिससे कि जो क्रोमोसोम पेयर्स में थे आपके, वो पेयर वाले क्रोमोसोम आपके जो है इस तरह सेल के बीच में आके लग जाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि दो मेटाफेज जिक प्लेट बन जाती हैं। एक मतलब वहाँ माइटोसिस में तो एक प्लेट बनती थी, यहाँ 2 मेटाफेजिक प्लेट बन जाती हैं। बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। 2 मेटाफेजिक प्लेट होती हैं, पेयर में क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे आते हैं। ठीक है, वहाँ माइटोसिस में तो सिंगल आया था, पेयर में है। ध्यान रखने की बात एक और है कि भैया ये जो अगर मान लो आपका यहाँ क्रोमोसोम है ये इस तरह से, तो इसमें जो इधर काइनेटोकोर इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो यहाँ एक ही तरफ का काइनेटोकोर कनेक्टेड है मेटाफेज 1 में, दूसरी तरफ का खाली है। ठीक है, दूसरे वाले का इधर वाला कनेक्टेड होगा जबकि बीच वाला खाली रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि भैया यहाँ इसमें मियोसिस की मेटाफेज 1 के दौरान जो काइनेटोकोर है वो एक ही अटैच होता है, दूसरे वाला खाली रहता है। इसके बाद अब सेपरेशन होगा, अलग हट जाएंगे, एनाफेज 1 आएगी, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। पहले ये मेटाफेज 1 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। यहाँ लिखा था बायोवेलेंट क्रोमोसोम, ये बायोवेलेंट ही हैं जिसको आप टेट्राड कह रहे हो, मतलब ये आपके क्या आपका है, बायोवेलेंट लगा होता है सेल के बीच में आके, जो कि आपका टेट्राड है। ठीक है, द बायोवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल, मतलब जो स्पिंडल फाइबर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान रखना एक ही साइड के काइनेटोकोर से अटैच होता है, दूसरे साइड का काइनेटोकोर अटैच नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर कुछ फोटोग्राफ दिए हैं, मतलब पिक्चर दी है, जिसमें आपको दिख रहा है प्रोफेज 1 और क्रॉसिंग ओवर पर। देखो यार, ये यहाँ जो दिख रहा है ये आपका क्याज़मा है, मतलब क्याज़मा अभी फॉर्म हुआ है, हटा नहीं है क्याज़मा। ठीक है, और अभी इसके बाद मेटाफेज 1 में आते हैं। देखो यहाँ मेटाफेज 1 में इन्होंने क्याज़मा नहीं शो किया है, पर आपको ध्यान रखना है मेटाफेज 1 के दौरान भी क्याज़मा बना हुआ है अभी भी। फिर वो जब सेपरेट होंगे एनाफेज 1 में जा करके, एक सेट ऊपर चला जाएगा, एक सेट नीचे आ जाएगा, तब जा करके क्याज़मा हटता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल
द क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, शॉर्टनिंग होती है, माइक्रोट्यूब्यूल से इनकी शॉर्टनिंग होती रहती है और ये अपने माइनस एंड से शॉर्ट होते रहते हैं। माइनस एंड इनका इधर होता है और प्लस एंड इनका इधर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये अपने माइनस एंड से शॉर्ट होते रहते हैं और ये आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, सॉरी आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेट था वो पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा। ये एनाफेज के दौरान होगा। ठीक है, अभी भी क्याजमा बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ शो नहीं किया है पर क्याजमा बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखते हैं एनाफेज में क्या लिखा है इन्होंने। बस अब तो बहुत आसान सी बातें हैं, मतलब आप बाकी तो समझ ही जाओगे, जैसा आपने माइटोसिस में देखा था वैसा ही यहाँ भी होगा। लेकिन बस एक खास बात होगी कि मियोसिस 1 के दौरान आपके क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाएगी, परंतु उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड है अभी वो हटे नहीं है, वो उसके साथ ही लगे हुए होते हैं, तो दोबारा से मियोसिस 2 करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखते क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड द सेंट्रोमियर। तो यार यही बात है, मतलब एनाफेज के दौरान आपके जो क्रोमोसोम तो सेपरेट हो जाते हैं, परंतु उनमें दोनों में उनके खुद के सिस्टर क्रोमेटिड अभी बने हुए हैं। ऐसी कंडीशन अभी भी है, भले ही वो सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अलग होते जा रहे हैं, पोल पे जाएंगे। फिर लिखा है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में जाकर के सभी चीज़ें वापस से होना शुरू हो जाती हैं। लाइक आपके जो क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस हुए थे फिर से वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस वगैरह वापस से आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, ये दोनों रीअपियर कर जाते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोज, सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। अब एक बात है, देखो दो तरीके होते हैं मियोसिस के, सेल डिवीजन होता भी है, सेल डिवीजन नहीं भी होता है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, मतलब कुछ जगह पे सेल डिवीजन होता भी फॉलो एकदम, मतलब मियोसिस 1 के बाद फॉलो कर जाता है, परंतु कुछ जगह पर देखना मियोसिस 1 के बाद सेल डिवीजन फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ चारों की चारों सेल एक साथ जुड़ी रहती है और वो टेट्राड जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायड ऑफ द सेल। तो इस टाइम पर आप उसे क्या कहोगे, डायड ऑफ द सेल कहोगे। एंड ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू नो अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। मतलब कुछ जगह पर देखा गया है कि वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड नहीं होते, मतलब लूज नहीं हो जाते हैं कुछ जगह पर। द स्टेज बिटवीन द टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो यार अभी क्या होगा, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगी, उसके बीच की जो एक स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, उसे आप इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस के दौरान देखो डीएनए का डुप्लीकेशन तो नहीं होता, परंतु सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ज़रूर होगा, ये आपको दिमाग में रखना होगा। डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है परंतु सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, और यही इंपॉर्टेंट बात है, यही पेपर में पूछ सकते हैं, तो दिमाग में रख लेना ये बात। लिखा है इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। यहाँ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आपकी इंटरफेज तो नहीं होती, इंटरकाइनेसिस होती है, वो छोटी सी स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, लिखा है कि इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट लाइन ये है यार, ये ध्यान रखना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज 2 एंड इज मच सिंपलर प्रोफेज दैन प्रोफेज 1। तो यहाँ प्रोफेज 2 बिल्कुल जैसे आपकी माइटोसिस हुई थी वैसे ही होती है, वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे माइटोसिस हुई थी। आपके जो सिस्टर, आपका जो क्रोमोसोम है आपकी, उसकी स्टेज अब ये हो रखी है ना ऐसे वाली, तो अब उसको बस क्या होना होता है, वही सेपरेट करेंगे, क्योंकि वो क्रोमेटिड तो शो करेंगे अपने, वो मेटाफेज में जाएंगे, मेटाफेज में जा करके फिर वो सेपरेट हो जाएंगे क्रोमेटिड। मतलब यहाँ हमें क्रोमेटिड सेपरेट करने होते हैं जैसे माइटोसिस में करते हैं, वो ध्यान रखने की बात है बस। यहाँ लिखा है मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंड यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। मतलब क्रोमोसोम पूरी तरह डिकंडेंस ना हो जाए उससे पहले ही हो जाती है। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स वापस से एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज 2 द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, फिर से क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में फिर वो सेल के सेंटर पे आ जाएंगे, फिर एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, इक्वेटर पर पहुंच जाएंगे, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के अटैच हो जाते हैं। अब की बार अटैच होते हैं तो देख रहा ध्यान रखना, काइनेटोकोर खाली नहीं रहता है, मतलब दोनों साइड से अटैच होंगे, इधर भी काइनेटोकोर से अटैच होगा उधर भी होगा, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना, माइटोसिस की तरह ही होगा। फिर लिखा है कि अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज 2 में क्या होगा, इट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो है अलग हो जाएगा और हर एक क्रोमेटिड जो कि पहले क्रोमेटिड था अब वो क्रोमोसोम कहा जाएगा, क्रोमोसोम की तरह कंसिडर किया जाएगा। एंड विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, जो क्या करता है सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, पहले जो मतलब सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए थे अब वो सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा
और आपके जो क्रोमेटिड है वो क्रोमोसोम कहलाएंगे। एंड अलोइंग दैम टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल टू द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट होते हैं, खिंचते नहीं हैं। इलास्टिसिटी ना कर देना, शॉर्टनिंग करनी होती है, ठीक है। वो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन होती है, वो टूटती रहती हैं माइनस एंड से और वो पीछे हटते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। यहाँ पे पहले की तरह कुछ फोटोग्राफ दिए गए हैं जिन्हें कि हम देख रहे हैं, मतलब वही सब दिखाया गया है कि भाई आपकी क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होते हुए दिखाए हैं। क्रोमेटिड सेपरेट होके चले गए हैं अपने अपने एंड पर और वापस से फिर वही सब होगा, मतलब टीलोफेज आ जाएगी, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपेयर हो जाएगी और 4 सेल बन जाएंगी। अब हम देख सकते हैं क्रोमोसोम की नंबर पहले वाली सेल से आधी हो जाएगी, यानी ये सब हैप्लॉइड हो जाएंगी सेल्स आपकी, ठीक है। तो यहाँ टीलोफेज में लिखा है कि टीलोफेज 2 मियोसिस एंड विद टीलोफेज 2 इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप। साइटोकाइनेसिस फिर से फॉलोज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो मियोसिस की खास बात यही है कि एक बार से सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद आपकी फाइनली 4 सेल बन जाती हैं जो कि आपकी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। यही इसका सिग्निफिकेंस है और ये गैमेट फॉर्मेशन में काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको जो क्रोमोसोम्स है वो अपनी जो स्पीसीज है नेक्स्ट उसमें भी उतने ही रखने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने आने वाली प्रोजेनी में भी उतने ही रखने होते हैं, तो इसलिए हमें मियोसिस करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नीचे एक छोटा सा हेडिंग दिया गया है, इसमें दिया है सिग्निफिकेंस, उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically result in reduction of chromosome number by half। क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, फिर भी क्रोमोसोम आगे जा करके वापस से फर्टिलाइजेशन के बाद पूरे हो जाते हैं, मतलब पेयर में आ जाते हैं। दट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो आपका क्रॉसिंग और हुआ है उससे वेरिएबिलिटी आई है, वेरिएशंस आते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन। ये हमें पता ही है कि एवोल्यूशन के लिए आपके जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जा कर के आपका मियोसिस खत्म हो जा रहा है। छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान होता है, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ोगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस कि प्रोसेस कौन सा किस टाइम पे कहाँ पे क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।